हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वीडियो पार्ट 2 जो एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी का जो सेट होता है। आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं दोस्तों। चलिए हम लोग पॉइंट बाई पॉइंट हम लोग पढ़ के याद करेंगे दोस्तों। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्युत शक्ति का इकाई होता है। विद्युत शक्ति का जो इकाई का मतलब ऐसा ही मात्रक होता है दोस्तों, वो वाट होता है। विद्युत शक्ति का इकाई क्या होता है? वाट। तीसरा है, मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग 10 के पावर 2 ओम होता है। याद रखिएगा, मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग 10 के पावर 2 ओम होता है। अगला पॉइंट है, जब विद्युत धारा किसी चालक से होकर बहती है, वह धारा के प्रभाव में कुछ रुकावट पैदा करता है जिसे प्रतिरोध कहते हैं। और अगला पॉइंट प्रतिरोध में होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। याद रखिएगा, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। अगला है, सुचालकों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती है। क्या है? सुचालकों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती है। याद रखिएगा इसको, सुचालकों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती है। अर्धचालकों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घट जाती है। अर्धचालकों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घट जाती है। चौथा है, जल का क्वथनांक वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है। जल का क्वथनांक वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है। पांचवा है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग वास्तविक धारा का दिशा पता लगाने के लिए किया जाता है। याद रखिएगा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का जो प्रयोग करते हैं वास्तविक धारा को दिशा को पता लगाने के लिए किया जाता है। याद रखिएगा। छठा है, स्टार्च का शर्करा में परिवर्तित होना रंध्रित द्वार के लिए अनिवार्य है। याद रखिए, स्टार्च का शर्करा में परिवर्तित होना रंध्रित द्वार के लिए अनिवार्य है। अगला पॉइंट है, स्टार्च का जो रासायनिक सूत्र होता है C6H10O5 होता है। याद रखिएगा, स्टार्च का जो रासायनिक सूत्र होता है C6H10O5 होता है। अगला पॉइंट है, याद रखिएगा इसको अच्छी तरह। अगला पॉइंट है दोस्तों, स्टार्च को 2 भागों में बांटा गया है। स्टार्च को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। पहला है अल्फा इमाइलेज और दूसरा है इमाइलेज या इमाइलेपिकोटीन। क्या है? इमाइलोपिकोटीन। याद रखिएगा, पहला है अल्फा इमाइलेज और दूसरा है बीटा इमाइलेज या इमाइलोपोकोटीन। अगला पॉइंट है, पैक्टिन पौधा एवं फलों के रसों में पाई जाती है। पैक्टिन्स पौधों एवं फलों के रसों में पाई जाती है। सातवां है, मृदा अपरदन को रोकने के लिए वन रोपण करना चाहिए। VVI है, मृदा अपरदन को रोकने के लिए वन रोपण करना चाहिए। इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा। पैक्टिन्स पौधों एवं फलों के रसों में पाई जाती है। याद रखिएगा। 8वां पॉइंट है दोस्तों, बुल्स आई शब्द का प्रयोग शूटिंग में होता है। याद रखिएगा, बुल्स आई शब्द का प्रयोग शूटिंग में होता है। अच्छी तरह से इसको याद रखिएगा। 9वां पॉइंट है, यशद लेपन में लोहा पर जस्ता की परत चढ़ाई जाती है। क्या है? यशद लेपन में लोहा पर जस्ता की परत चढ़ाई जाती है। याद रखिएगा, यशद लेपन में लोहा पर जस्ता की परत चढ़ाई जाती है। 10वां पॉइंट है, समांगी मिश्रण को विलयन भी कहा जाता है। याद रखिएगा, समांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है? विलयन भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है, 2 या 2 से अधिक अणुओं या पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। 2 या 2 से अधिक अणुओं या पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, जो पदार्थ घुलता है उसे विलय कहते हैं। याद रखिएगा, जो पदार्थ घुलता है उसे विलय कहते हैं। अगला पॉइंट है, जिस पदार्थ में घुलता है उसे विलायक कहते हैं। जिस पदार्थ में घुलता है उसे क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। अगला पॉइंट है, प्रायः अधिक ताप पर पदार्थ अधिक घुलता है। अधिक ताप पर पदार्थ क्या होता है? अधिक घुलता है। 11वां है, मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है। मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि इसमें आवश्यक अमीनो अम्ल पाया जाता है। कितने क्या पाया जाता है? अमीनो अम्ल पाया जाता है। अगला पॉइंट है, प्रोटीन 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। प्रोटीन कितने प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं? तो 20 प्रकार के। एक ऐसे भी क्वेश्चन देता है, अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है? प्रोटीन में अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है? तो आप मारिएगा 20 में। अगला पॉइंट है, प्रोटीन 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला सरल प्रोटीन,
और दूसरा है संयुग्मी प्रोटीन, याद रखिएगा, और ग्लाइकोप्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन्स, याद रखिएगा, आदि है दोस्तों। अगला पॉइंट है प्रोटीन कोशिकाओं जीव द्रव्य एवं ऊतकों के निर्माण में भाग लेते हैं। प्रोटीन कोशिकाओं जीव द्रव्य एवं ऊतकों के निर्माण में भाग लेते हैं। चौथा अगला पॉइंट है बच्चों में प्रोटीन की कमी से क्वाशियर एवं मरास्मक रोग होता है। बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वाशियर एवं मरास्मस रोग होता है। मरास्मस रोग में बच्चों की मांसपेशियां ढीली हो जाती है, याद रखिएगा, मरास्मस रोग में बच्चों की मांसपेशियां क्या हो जाती है? तो ढीली हो जाती है। अगला पॉइंट है तारों जो जोड़ने की प्रक्रिया है संयोजन कहलाती है। तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संयोजन कहलाती है। अगला पॉइंट है तारामंडल तारों के समूह को कहते हैं। तारामंडल तारों के समूह को क्या कहते हैं? तारों के किसी समूह को क्या कहते हैं? तो तारामंडल। अगला है आकाश में 89 तारामंडल है। क्या है दोस्तों? आकाश में 89 तारामंडल है। अगला पॉइंट है इसमें सबसे बड़ा तारामंडल सेंटोरस है। क्या है? सबसे बड़ा तारामंडल सेंटोरस है। अगला पॉइंट है हमारा सौर मंडल दुग्ध मेखला या आकाश गंगा नामक मंदाकिनी का सदस्य है। हमारा सौर मंडल दुग्ध मेखला या आकाश गंगा नामक मंदाकिनी का सदस्य है। अगला पॉइंट है जीवाणु कोशिकाओं में जीव द्रव्य कला नहीं होते। याद रखिएगा, जीवाणु कोशिकाओं में जीव द्रव्य कला नहीं होती है। अगला पॉइंट है कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम 1855 ईस्वी में बिरचाउ ने देखा था। कब देखा था? बिरचाउ ने 1855 ईस्वी में, याद रखिएगा। अगला कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, याद रखिएगा। अगला है कोशिका का विभाजन 3 प्रकार से मुख्यतः होता है। कोशिका का विभाजन मुख्यतः कितने प्रकार से होते हैं? तो 3 प्रकार से होते हैं। असूत्री विभाजन, दूसरा समसूत्री विभाजन, तीसरा अर्धसूत्री विभाजन। अगला पॉइंट है राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। क्या है? राइबोसोम को प्रोटीन की क्या कहते हैं? फैक्ट्री कहते हैं। कोशिका के शक्ति केंद्र को माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। कोशिका के शक्ति केंद्र को क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। डीएनए केंद्र के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लाभक में पाया जाता है। डीएनए केंद्र के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लाभक में पाया जाता है। अगला पॉइंट है स्तनधारियों के लाल रक्त कणिकाओं में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। लाल रक्त कणिकाओं में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा इसको अच्छे से। अगला पॉइंट है किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल उस वस्तु को क्या कहते हैं? संवेग। याद रखिए संवेग का जो डिफिनेशन होता है, द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग। और संवेग एक सदिश राशि होता है, याद रखिएगा। संवेग एक क्या है? तो संवेग एक सदिश राशि है। अगला है संवेग का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। याद रखिएगा संवेग का जो एसआई मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। गतिज ऊर्जा का जो व्यंजक होता है दोस्तों, गतिज ऊर्जा का जो व्यंजक होता है हाफ mv² होता है। क्या होता है? गतिज ऊर्जा का व्यंजक हाफ mv²। स्थितिज ऊर्जा का जो स्थितिज ऊर्जा होता है पोटेंशियल एनर्जी होता है वो mgh होता है। याद रखिए क्या होता है? mgh होता है। अगला संवेग एवं गतिज ऊर्जा में संबंध होता है काइनेटिक एनर्जी, यानी संवेग एवं गतिज ऊर्जा में जो संबंध होता है p²/2m होता है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो मर्क्यूरेटिक अम्ल का एक अन्य नाम है अम्लराज। क्या है? मर्क्यूरेटिक अम्ल का एक अन्य नाम क्या है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, याद रखिए। अम्लराज यह 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण है। अम्लराज यह 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का एक ताजा मिश्रण है। अगला है दोस्तों कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क सिक्किम में है। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? सिक्किम में है। अगला है नागरहौल राष्ट्रीय पार्क कर्नाटक में है। नागरहौल राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? कर्नाटक में है। अगला है रोहिल्ला राष्ट्रीय पार्क हिमाचल प्रदेश में है।
रोहिल्ला राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। अगला है सुल्तानपुर झील अभयारण्य हरियाणा में है। सुल्तानपुर झील अभयारण्य हरियाणा में। अगला पॉइंट है किश्तवाड़ राष्ट्रीय पार्क जम्मू कश्मीर में है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। अगला है डाची गाम राष्ट्रीय पार्क जम्मू कश्मीर में। डाची गाम राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। अगला पॉइंट है कन्हा किसली राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश में। कन्हा किसली राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। अगला है डम्फा अभयारण्य कहाँ है? तो मिजोरम में है। कहाँ है डम्फा अभयारण्य? कहाँ है? तो मिजोरम में है। आज के लिए इतना ही दोस्तों।